ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इन लोगों के साथ ये हुआ, उनका कहना क्या है? लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि नेपाल में रेस्क्यू टीम को कहां जब पहुंची तो कितने शव बरामद। और यकीन मानिए कि जब रेस्क्यू टीम पहुंचती है किसी जगह पर, वहां पर शव उनको मिलता है तो एक एक शव एक एक विफलता की कहानी बताता है। बेजान मानव शरीर को अपने हाथों में उठा करके परिजनों तक पहुंचाना बहुत बहादुरी का काम होता है। 270 डेड बॉडी रेस्क्यू टीम सब तक बरामद कर चुकी है। परवेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैंने देखा तस्वीरों में कि आप वहां के लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। मुझे जरा बताइए कि क्या कुछ झेल रहे हैं वो, मनोदशा क्या है परिवेश इस वक्त उन लोगों की? देखिए, जो इस वक्त यहाँ के हालात हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। मैंने कई लोगों से यहाँ पूछने की, समझने की कोशिश की, तो कोई भी इस वक्त कह सकते हैं कि कैमरे पे बोलने को के स्थिति में ही नहीं है। हम उनसे ये कह भी नहीं सकते कि आइए क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब इस ट्रोमा में वो जी रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा ये तस्वीर दिखाता हूँ आपको, ये लाइव देखिए आप इस वक्त तस्वीर, अभी भी देखिए पानी का किस कदर बहाव है, जो करंट अब भी दिख रहा है और पानी के निशान दिख रहे हैं कि किस कदर ऊपर आया था। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ ये ठीक ये पूरा बागीचा लोगों के घर गांव हुआ करते थे, और ऊपर ये त्रिशूल बाजार है ऊपर, और ये नोवाकोट का इलाका है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रिशूल बाजार में जो तबाही, नोवाकोट में जो तबाही हुई थी, उस तबाही के मंजर पर हम खड़े हैं। और ये देखिए, अब इस तरफ देखिए, इस तरफ जो ऊंचाई पर लोगों के घर हैं, वहाँ लोग बाग बैठे हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम आ रही है और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, यहाँ पर लोगों को अनाज दिया जा रहा है। देखें, हर जगह जो गाड़ियाँ खड़ी है, सब में कुछ न कुछ सामान लदा हुआ है, कुछ न कुछ सब कोई ला करके आसपास के घरों में, क्योंकि जिस रास्ते से चल के हम भी यहाँ तक पहुँचे वो रास्ता बेहद दुर्गम था, हर जगह से रास्ता कटा हुआ था। और तमाम ये NDRF की टीम, अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो पानी का टर्न हुआ था, और पानी वो बीच के रास्ते से, एक बीच का जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, ठीक कैमरे पे सामने दिख रहा होगा, उस रास्ते से भी पानी का एक बहाव आया। एक बहाव ठीक मेरे दाहिने तरफ से, ऊपर से इस तरफ से आया, और यूं आकर के ये देखिए, ये पार्ट कितना चौड़ा, आसपास ये जो घर का जो इलाका था, ये सब के सब पानी में बह गए। सबसे बड़ी बात है कि हमने जब पूछा, लोगों से समझने की कोशिश की कि आखिर कितनी बड़ी तबाही होगी, तो अभी किसी के पास कोई गिनती नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ये जो जितने देख रहे हैं नदी के किनारे, सब जगह घर थे, ये पूरा का पूरा घर, किसी को पता ही नहीं चला और ये घर बह गया। आप देखिए, यहाँ देखिए, ये नीचे, मैं कहूँगा राजेश जी से जरा ये दिखाएं, ये देखिए, ये कहाँ तक मिट्टी का मलबा जो है, कहाँ कितने ऊपर तक आया हुआ है ये। और जबकि लोग बताते हैं कि नदी, वो दूर नदी बहती थी और वहाँ से ये यहाँ चल कर के आ गई, और पानी का वेग अब भी वही है। और इससे और भी भयावह तस्वीर इससे ऊपर की है, धियांग से है, और मेरी जो गाड़ी के पायलट हैं वो सीताराम जी हैं। मैं जरा इनसे समझता हूँ। सीताराम जी, क्या हुआ था, कैसी तबाही थी, अभी आपको बता सकते हैं? ये तो कल 8:53 में ऊपर रसुआ से आया है, ये चाइना बॉर्डर से आया ये बाढ़ आके कोई किसी को भागने का चांस मिला नहीं है। बस कब आया कब लेके गया कोई किसी को पता नहीं है, बस इतना ही है। मतलब क्या मंजर क्या होगा उस समय का, मतलब मैं समझ सकता हूँ आप सभी लोग पीड़ा में हैं इस वक्त, लेकिन मतलब पूरी दुनिया स्तब्ध है इस तस्वीर को देख करके। जो वीडियोस, जो वायरल हुए वीडियोस, उस तस्वीर को देख करके सब के सब पूरी दुनिया में स्तब्ध हैं लोग कि ये क्या हुआ, ऐसी कैसी विनाश लीला है ये। तो ये कहाँ तक, ये पानी का कैसे था, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ये पानी ये जी यहाँ पानी आया, यहाँ केला के थम तक पानी आया। और ये यहाँ पर मैंने सुना कि एग्रीकल्चर का ऑफिस भी, कृषि विभाग का ऑफिस होता है, उधर वो पूरा बह गया, सब कुछ बह गया, सब बह गया। टाइम नहीं मिला हम लोग इतना जल्दी। आप देखिए, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर, मैं जो दोपहर की तस्वीर आपको बता रहा था कि हेलीकॉप्टर लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार देखा जा रहा है, ऊपर से भी हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। सेना के जवान लगातार मुस्तैद हैं इस एरिया में, और क्योंकि
जाहिर सी बात है, अब ये जो मलबा गया होगा, इस मलबे में कहाँ डेड बॉडी आप देख सकते हैं। ये सारे जो पक्षी हैं, जो चील हैं, जो बाज हैं, वो सब किस कदर, क्योंकि शाम होते होते अब जो यहाँ की तस्वीर है वो बहुत ही करुणामयी तस्वीर है। यहाँ की लोग बाग अपने घर में बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि किसी के घर में, अभी 2-3 घरों में हमने पूछा तो चूल्हा तक नहीं जला है। ये जो रेस्क्यू टीम के जो लोग आए, ये लोग बता रहे हैं कि और क्या आप लोगों को खाने पीने का कैसे दिक्कत हो रही है, महंगाई हो गया, दिक्कत हो रही है हर एक चीज़ का, थोड़ा सा हर एक चीज़ में ये सब कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को। अच्छा, तो ये एक तस्वीर है, लेकिन इसके साथ ही हम दिखाएंगे कि देखिए ये जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो भी लगातार बने हुए हैं और घर घर में जाकर पूछ रहे हैं लोगों को, जो भी मदद, जिस तरीके की मदद चाहिए वो देने की कोशिश कर रहे हैं। परिवेश, आपने पक्षी दिखाए, उनके पास फिर भी शायद पेड़ों पर उनका आशियाना होगा शाम को लौट करके आने का, लेकिन सैकड़ों लोग वहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास लौट कर जाने के लिए आशियाना बचा नहीं। जो स्थानीय लोग आपके पास हैं, क्या आप उनसे समझ सकते हैं, जो पानी वाला इलाका है जहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ का नक्शा अब से कुछ घंटे पहले, 40 घंटे पहले क्या था? वहाँ पर कितनी बसावट थी, कितनी इमारतें थी जो पानी के नीचे? मैं आपको एक बिल्कुल मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो मवेशी थे, उन मवेशियों के लिए देखिए कैसे उनके लिए खाने का सामान कैसे लाया जा रहा है। मैं थोड़ा वो दिखाता हूँ। देखिए, ये जो टीम है वो लगातार ला करके लोगों को, मवेशियों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं जो पानी से बह के इधर से आए। मतलब बहुत बुरी स्थिति है। देखिए, सबको दवा दिया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है। ये स्थिति है इस वक्त यहाँ की। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस वक्त का ये क्या। जी, ये जो वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं जो मवेशियों के लिए काम कर रहे हैं, परिवेश, अगर आप उनसे बात कर पाएं और जाने तो की ये तस्वीर है, मैं आपको ये दिखाने की, ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आप इसे समझ सकते हैं अभी कैसी स्थिति है यहाँ पर। तनाव का स्थिति है। अभी इस टाइम क्या हुआ है, हम लोग घर में बैठने के लिए कॉल जो बारी आया ना, उसी टाइम में हम कोई होटल में बैठा, कोई पार्टी में बैठ गया। अब अभी फिर ऊपर से कॉल आया, वो है कि नहीं है कि नहीं है, अभी भाग रहा हूँ, जो सामान पैक करके गाड़ी में भाग रहा हुआ हम लोग। अच्छा, ये देखिए, लोग अब अपने अपने घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को एक डर है कि फिर से कहीं जो ग्लेशियर है कहीं फिर से न टूट जाए और फिर से ये जो सैलाब, जिस कदर लोगों ने जो तबाही का मंजर देखा था, वो आ जाए। ये देख सकते हैं आप, सबके घरों के सामान किस कदर बंद किए हुए हैं। कुछ इंजेक्शन है, पानी के बोतल हैं, ये लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को दिया जा रहा है। मैं फिर से एक बार सीताराम जी से कोशिश करूंगा समझने की। सीताराम जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हादसा हुआ, अब जिस तरीके से लोगों को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि कई सैकड़ों घर देख रहा हूँ बह गए हैं पानी में, अब कैसे अंदाज़ा कैसे लगेगा कि कितना बड़ा नुकसान है? अभी ये अंदाज़ा तो अभी इतना तुरंत तो नहीं बता सकते हैं। अभी ये तो 2-4 दिन लगेगा ही ये पूरा डिटेल निकलने के लिए। जब तक डिटेल नहीं निकल पाएगा तब तक हम लोग, इतना घर गया, इतना पशु पंछी, इतना आदमी लोग मर गया, ये सब हम अभी नहीं बोल सकते हैं इसका। फिर भी आबादी कितनी की आबादी होगी यहाँ पर? मेरे ख्याल में ये जो नदी में कल बगा हुआ है, मेरे ख्याल में नदी में कल बगा हुआ है तकरीबन 8-10 हज़ार लोग तो बग्गे हो गए। आप देखिए 8-10 हज़ार, वो देखिए फिर से लगातार जो है हवाई सर्वेक्षण हो रहा है, लगातार लोगों पर नज़र रखे जा रहे हैं, लगातार अंधेरा होने को आ रहा है, लेकिन फिर भी सेना के हेलीकॉप्टर जो है लगातार जो है ऊपर की तरफ, ऊपर जहां हुई है परेशानी, ऊपर जहां बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, क्योंकि वो तो रास्ता ही टूट गया, वहां तक जाना हमारे लिए ही मुश्किल है। दीदी, आप यहीं रहती हैं दीदी? नहीं, मैं तो नहीं। ये स्थिति है, लोग बोलने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। और हम जब इस रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि हमने काठमांडू से ही जो रास्ता चुना, वो रास्ता देखा कि ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता मिले, चाहे थोड़ी कठिनाई हो लेकिन शॉर्टकट मिले, ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच करके इस जो त्रासदी की जो तस्वीर है, वो तस्वीर
लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, दिखाएं, दुनिया को दिखाएं कि कैसी भीषण त्रासदी जिसका वीडियो हमने देखा था उसकी हकीकत कैसी है। क्योंकि आज जो हम जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में सेना ने एक कैंप लगाया हुआ है। उस कैंप में पता चला है कि अभी कई सारे बॉडीज़ भी पड़े हुए हैं। जो बॉडीज़ मिल रहे हैं वहाँ उनकी पहचान की जा रही है और जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो बच गए या कहीं किसी झाड़ी में फंस गए, उनको निकाल करके वहाँ रखा गया है और उनके खाने पीने, बिल्कुल परवेश, मैं आपके साथ आप लगातार देख सकते हैं। फिर देखिए जी, फिर एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ पहाड़ियों बिल्कुल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इसी तत्परता की, इसी निरंतरता की जरूरत भी है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। नेपाल में त्रासदी और तबाही की तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं, कुदरत के एक और अलर्ट का मैसेज दे रही हैं। हिमालय से उतरे खतरे नेपाल के 6 जिले और दर्जनों से ज्यादा इलाकों को पूरी तरह बर्बाद किया है। आज मैं आपको वो पूरी टाइमलाइन और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जिनको देखेंगे आप तो आप ये जान पाएंगे कि अचानक आई ये तबाही कितनी बड़ी, कितनी विनाशक, कितनी विभीषक है और कैसे नेपाल के जरिए कुदरत एक पूरी दुनिया को चेतावनी दे रही है। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। कभी किसी ताकत के आगे नहीं झुकने वाला और हमेशा आजादी से जीने वाला नेपाल आज कुदरत की मार के आगे बेबस है। समुद्र तल से 5200 मीटर की ऊंचाई हिमालय से उतरी तबाही ने नेपाल के आधा दर्जन जिलों और करीब 1 दर्जन से ज्यादा इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पहले ग्लेशियर, फिर पानी और फिर मिट्टी ने मिलकर जो कुछ सामने आया सब बर्बाद कर दिया। तबाही का पहला विस्फोट। तारीख 26 अगस्त, वक्त सुबह करीब 8:45। हिमालय पर 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर में अचानक हलचल हुई। विशाल ग्लेशियर का छोटा सा हिस्सा भूकंप के झटके से अलग हुआ और देखते ही देखते अपने साथ बर्फ, पत्थर का मलबा लेकर 1200 मीटर नीचे घाटी तक जा पहुंचा और ग्लेशियर से उतरी तबाही की पहली टक्कर ने उसे और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जानलेवा बना दिया। तिब्बत में पहली टक्कर और महातबाही। ग्लेशियर से टूटकर तेजी से नीचे की तरफ पहुंच रहे बर्फ और चट्टान की पहली टक्कर हुई तिब्बत की लेहेंदे नदी से। यह जगह नेपाल चीन के रसुवाड़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसी मलबे ने लेहेंदे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए रोका और एक अस्थायी झील जैसा नेचुरल डैम बना दिया और फिर इसी झील नुमा प्राकृतिक बांध के टूटने पर इसमें जमा पानी, बर्फ, पत्थर और मलबा बेहद तेज रफ्तार से बाढ़ की शक्ल में नेपाल पर त्रासदी बनकर टूट पड़ा। नेपाल में तबाही, तिब्बत वाया चीन। तिब्बत की लेहेंदे नदी में हुए इस विस्फोट ने पहले चीन के गेरोंग पोर्ट को अपनी चपेट में लिया। इस तबाही ने यहाँ की सड़कों को तबाह कर दिया, संचार और बिजली व्यवस्था को बर्बाद किया और ग्यूरोड बॉर्डर पर सैलाब इमारतों और गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गए। ग्लेशियर से उतरी तबाही करीब 45 मिनट बाद सुबह 8:30 बजे 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए नेपाल के रसुआ जिले से टकराई। नेपाल की सीमा से टकराने के बाद सैलाब ने सबसे पहले रसुआ जिले के रसुआगढ़ी और तिमुरे इलाके को अपनी चपेट में लिया। तिमुरे में बाढ़ की लहर ने इमारतों, गाड़ियों, बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इसके बाद बाढ़ ने रसुआगढ़ी के स्याब्रुबेसी को अपनी चपेट में लिया और यहाँ भी घरों, बाजारों के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचाया। हमसे वो तो वहाँ से वो आया, वो बम की तरह है ना आया, फिर ये इतना छोटा सा ये क्या बोलता है इसको नदी, फिर बड़ा होके इधर आया, ये सब इधर। नेपाल ने ऐसी तबाही नहीं देखी। रसुआगढ़ी, तिमुरे, स्याब्रुबेसी, हाकुबेसी, मेलू और शांति बाजार में बर्बादी का तांडव मचाने के बाद सैलाब काल बनकर भोटेकोशी और त्रिशूली नदी से हिमालय के ग्लेशियर और तिब्बत के लेहेंदे नदी से सैलाब को जो ताकत मिली थी उसे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी ने और ज्यादा खतरनाक बना दिया था। और नतीजा ये हुआ कि नदी के किनारे बसे कई इलाके और सड़कें इसकी चपेट में आ गई और तबाही के मंजर ने पूरी दुनिया को डरा दिया। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक बाढ़ ने कुछ ही घंटों में नदी के पूरे कॉरिडोर को प्रभावित करना शुरू कर दिया।
और नीचे के जिलों के लिए लगातार अलर्ट जारी किया गया। त्रिशूली नदी के साथ आगे बढ़ती बाढ़ नुवाकोट और धादिंग जिले के इलाकों में दाखिल हुई और अलर्ट के बाद भी लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब की वजह से बेत्रावती, सोल, अक्रे बाजार, त्रिशूली और गालची जैसे इलाके प्रभावित हुए। धादिंग के मालखे इलाके में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:43 पर पुर के पुल और आसपास के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को सैलाब अपने साथ बहा ले और कुछ ही मिनटों में करीब 11:50 पर पानी मालखे इलाके तक पहुंच गया। दोपहर करीब 1 बजे तक बाढ़ मुगलिन पार कर चुकी थी। करीब 1:30 पर देवघाट पर नदी का जलस्तर 4.76 मीटर दर्ज हुआ और शाम होते होते करीब 4 बजे देवघाट पर जलस्तर 6.57 मीटर तक पहुंच चुका था। इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। तो कितना फुट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो कि इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं? इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है। इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। नेपाल की इस त्रासदी ने एक बार फिर इंसान को आगाह किया है, कुदरत से खिलवाड़ ना करने की चेतावनी दी है, क्योंकि नेपाल की ये तस्वीरें सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं हैं। ये हिमालय से उतरा वो अलर्ट है जिसकी भारी कीमत नेपाल ने चुकाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल में आई इस विभीषिका के बाद अलग अलग थ्योरीज सामने। वो थ्योरी कौन सी हैं? पहली थ्योरी कहती है कि इलाके में भीषण लैंडस्लाइड और कंपन से ग्लेशियर टूट गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि बर्फ और चट्टान से लेहेंडे नदी का जो बहाव है वो ठप हो गया। ठप होने के बाद जब लगातार पानी आता रहा, दबाव बढ़ा, तो नदी का जो प्राकृतिक बांध है वो बांध टूटा और पूरे फ्लो के साथ पानी नीचे आया। तीसरी थ्योरी कहती है कि भोटेकोशी नदी में करोड़ों घन मीटर पानी आया। इस पानी के साथ पत्थर आए, पेड़ आए और उसी के टकराव के साथ जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, पानी का जो बांध था वो टूटा और पानी दोगुनी रफ्तार से नीचे आया और तबाही को और बढ़ा गया। चौथी थ्योरी कहती है कि इलाके की जो भूगर्भीय बनावट है बहुत कमजोर है। पानी के साथ पत्थर और पेड़ बहकर आए, भूगर्भीय बनावट कमजोर है तो तबाही और ज्यादा वहां पर हुई। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन जो तबाही हुई है उसका दर्द, उस तबाही का डर यहां के लोगों के दिल में दशकों तक रहेगा। लेकिन नेपाल के लोगों की मुसीबत यहां खत्म नहीं हो जाती है। नेपाल के लोगों के साथ एक और बड़ा खतरा है जो आ सकता है। यह खतरा कौन सा है और यह कितना ज्यादा खतरनाक है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। जल तांडव का सबसे भयानक फैक्टर, तबाही से पहले टूटती झील की एक्सक्लूसिव पिक्चर। नेपाल त्रासदी के पीछे ड्रैगन की किलर लेक। पशुपतिनाथ के देश में पहाड़ों से आए पानी ने जो तबाही मचाई, उसकी तस्वीरें एशिया ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े देशों को डरा रही हैं। मगर इस तबाही से भी ज्यादा भयानक वो खबर है, वो चूक है जिस पर दुनिया की नजर अब गई है। ये एक बेहद दुर्लभ और डरावना वीडियो है। तिब्बत के इसी जिझांग ग्लेशियर लेक के फटने से नेपाल में भीषण बाढ़ आई। तिब्बत के न्यालम काउंटी में स्थित जिझांग ग्लेशियर लेक पर चीन का मोराइन डैम है, जिसके अचानक टूटने और भीषण जल प्रलय की ये घटना कैमरे में कैद हो गई। हैरानी की बात यह है कि चीन ने भारत और नेपाल से सटे तिब्बत बॉर्डर और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में काफी हाईटेक निगरानी नेटवर्क बनाया हुआ है। झील के पास लगे सेंसर झीलों का जलस्तर बढ़ते ही कंट्रोल रूम और ड्रोन सिस्टम को अलर्ट भेज देते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नेपाल को बर्बादी से बचाया क्यों नहीं जा सका। चीन की अथॉरिटी और वैज्ञानिक बॉर्डर पर झीलों की निगरानी करती है। ऑटोमेटेड ड्रोन या झीलों के पास लगे कैमरों से जल स्तर पर नजर रखते हैं, झीलों में दरारें और ग्लेशियर पिघलने की स्थिति रिकॉर्ड करते हैं। चीनी एजेंसियों और वैज्ञानिकों को पता था कि झील खतरनाक स्थिति में है। चीन की तरफ से नेपाल को रियल टाइम वार्निंग बहुत देरी से मिली, जबकि दोनों देशों के बीच आपदा डेटा शेयर करने के समझौते हैं। लेकिन नेपाल का कहना है कि झील टूटने पर वाटर लेवल अलर्ट नहीं आया। इस वीडियो में झील के ऊपर जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो चीन का है, जो झील के टूटने के घंटों बाद वहां पहुंचा। चीनी निगरानी टीम के मुताबिक ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से टूटा। ये तब होता है जब ग्लेशियर द्वारा रोकी गई झील का बांध अचानक टूट जाए। पानी के दबाव और ग्लेशियर में बनी दरारों से
बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। इसके बाद झील में जमा भारी मात्रा में पानी और मलबा बेहद तेज रफ्तार से पहाड़ों से नीचे की ओर बहता है, जिससे अचानक विनाशकारी बाढ़ आती है, जैसा कि कल नेपाल में हुआ। मगर नेपाल में जो तबाही आई वो यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पहाड़ी देश में तबाही अभी बाकी है। ये एरियल तस्वीरें चीन नेपाल सीमा पर आए विनाशकारी लैंडस्लाइड की है, जिसका असर नेपाल की तरफ दिखा है। बुधवार की सुबह इस लैंडस्लाइड ने दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग प्रांत को भी प्रभावित किया है और चीन की रिपोर्ट के मुताबिक इस लैंडस्लाइड से एक अस्थायी झील बन गई है। ये झील ग्योरोंग पोर्ट के पास नेपाल की तरफ बनी है और इस झील का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। झील में करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो गया है। इसमें अगले 30 दिन तक 30 लाख घन मीटर पानी आ सकता है। इससे झील को रोकने वाले मलबे का बांध टूटने और अचानक बड़े पैमाने पर पानी नीचे की ओर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। मुश्किल ये है कि इस झील का किनारा ग्योरोंग पोर्ट से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, जिससे राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। लेकिन अगर नेपाल को एक और त्रासदी से बचाना है तो जल्द ही एक्शन लेना होगा, वरना नेपाल में जैसी तबाही कल आई वैसी 30 दिन बाद फिर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नेपाल में आई तबाही का साइड इफेक्ट भारत में भी दिख रहा है। नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के ऐसे कई इलाके हैं जहां नदियां उफान पर हैं। बॉर्डर के इलाकों में इसीलिए अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ नेपाल में मदद के लिए सहायता भेजी, एसडीआरएफ की प्लाटून भेजी, तो उनकी नजर खतरे की आशंका वाले इलाकों पर भी बनी है। नेपाल में आसमानी आफत, यूपी से बिहार तक साइड इफेक्ट। नेपाल में ग्लेशियर अटैक, योगी फोर्स ऑन हाई अलर्ट। नेपाल में ग्लेशियर फटा तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। मकान, इंसान, पुल, पहाड़, किसी को नहीं बख्शा। नेपाल में आई तबाही के बाद नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की गंडक और नारायणी नदियों में विशेष नजर रखी जा रही है। नेपाल से सटे यूपी के इलाकों और नेपाल से जुड़ती नदियों पर 24 घंटे निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है और सीएम योगी पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और टेली कॉलर्स जो है वो यहाँ पर लगातार जो नेपाल में जो यूपी के जो लोग हैं उनके लगातार संपर्क में। यहाँ पर एक टोल फ्री जो नंबर है वो जारी किया गया है और उस टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर नेपाल में आप कहीं पर भी फंस गए हैं बाढ़ में तो यहाँ पर जो यहाँ की जो टीम है वो तुरंत ही सक्रिय होकर उनसे बातचीत करती है। नेपाल में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए योगी सरकार ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी है। यूपी एसडीआरएफ के 32 जवान राहत बचाव कार्य के लिए नेपाल में जुटे हुए हैं। वहीं पीएसी की 26वीं बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। इसके अलावा 4 रबर बोट और एल्यूमिनियम बोट भी दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ की क्विक एक्शन के बाद नेपाल के सिंधुरिया में भी राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही सरकार ने नेपाल में फंसे यूपी के लोगों की मदद के लिए 1070 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कंट्रोल रूम सक्रिय है और एसएसबी की टीम के साथ एसडीआरएफ, पीएसी सब लोग अलर्ट मोड में है। किसी भी प्रकार का कोई अगर घटना होती है या फिर किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो ताकि तुरंत हम रेस्पॉन्स कर पाए। यूपी के साथ साथ बिहार के कई जिलों में भी अलर्ट जारी है। बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, हाजीपुर, पटना, गंगा नदी से सटे इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में आई भीषण आपदा और सैलाब के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वाल्मीकि नगर पहुंचे। उन्होंने इंडो नेपाल सीमा पर बने गंडक बराज और उसके फाटकों का निरीक्षण किया। नेपाल में भयानक तबाही के बाद इंडो नेपाल की नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ा है। फिलहाल नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH brought to you by MDH मसाले।